नेक्स्ट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, अब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, अब डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। अब सपोज कर लो हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अब हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। एक मैट्रिक्स है 3x3 की, उसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बोल दूं कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 बन गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 बन गया, ठीक है, तो अब हमारे पास रैंक इसका 3 तो नहीं होगा, बट रैंक लेस देन होगा 3 से, ठीक है। तो मैंने लाइट लगा के आई मैं। तो अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स अगर तो नॉन जीरो है, तो आप सीधे ही बोल दोगे कि उसका रैंक कितना है, 3। अगर रैंक हम डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो उसका रैंक 3 तो नहीं है, बट 3 से लेस होगा। अब एक बात और कि ये रैंक है क्या, रैंक हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं या फिर नॉन जीरो कॉलम्स। ये क्या है, नॉन जीरो रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें सपोज कर लिया, जैसे इसमें 3 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रोज होंगे और 3 ही नॉन जीरो कॉलम्स होंगे, तभी इसका रैंक कितना आया है, 3। अब यहाँ पे अगर 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो रैंक 3 तो नहीं है, बट 3 से कम, 3 से कम क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो अब हमें ये चेक करना है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4 0 1 2 1 1, ये वाली मैंने मैट्रिक्स ले ली, ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 बन गया है, ठीक है, अगर आप इसका निकालोगे, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं मान सपोज कर रही हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो अब इसका रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स उठा लो, 2x2 मीन्स आप ये भी उठा सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये वाली भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक नॉन 2x2 की मैट्रिक्स उठा लो, जैसे मैंने ये उठा ली 4021, ये वाली, ठीक है, 4021, ये हमारे पास क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, क्या हो जाएगा, 4 - 0 4, तो ये क्या है, नॉन जीरो आया है। अगर किसी एक भी, इसे किसी एक भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, ठीक है, किसी एक भी 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया, तो क्या बोल दोगे, इसका रैंक 2 हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा, 2। किस मैट्रिक्स का, इस 3x3 मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, किसी 3x3 मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस पूरे का डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है, इस 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया, अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक आप बोल दोगे जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतना ही क्या है, उसका रैंक है। 3x3 की है तो 3 ही रैंक आ जाएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 बन गया, इस 3x3 मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 बन गया, तो रैंक 3 तो नहीं है, इससे कम हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए 3 से कितना कम है, तो हम कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स उठा ली, अगर किसी एक भी 2x2 मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, ठीक है, सपोज कर लो आपने इसका चेक किया,
यहाँ पे तो ये 0 नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसका चेक किया तो ये क्या है, 0 बन गया। इसका चेक किया, ये भी 0। इसका चेक किया, ये भी 0 बन गया। बट आपने देखा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो किसी एक का भी नॉन जीरो बन गया तो आप क्या बोल दोगे, किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बन गया तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। अगर उसका सभी 2x2 मैट्रिक्स का, सभी 2x2 मैट्रिसेस का हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉसिबल है मैट्रिसेस, तो अगर सभी 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 बन गया तो हम क्या बोल सकते हैं, अब सेम कंडीशन की, अब उसका रैंक 2 तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल 2x2 सब मैट्रिसेस इज इक्वल टू 0, देन तो रैंक हमारा लेस होगा 2 से, ठीक है। रैंक हमारा लेस होगा 2 से। अब 2 से लेस क्या है, 1 ही बचा है, ठीक है। रैंक हमारा 1 ही बचा है। अब 1 से लेस 0 भी हो सकता है, बट किसी का भी रैंक 0 नहीं हो सकता एक्सेप्ट एक के। जैसे हमारे पास ये है 0 0, जिसके सारे एलिमेंट ही 0 हैं, इसका रैंक 0 होगा। जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, उसका रैंक 0 हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी एक भी एलिमेंट नॉन 0 हो गया, जैसे ये एक एलिमेंट नॉन 0 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। नल मैट्रिक्स का मैं क्या रैंक क्या होता है, 0। अदरवाइज अगर एक भी एलिमेंट नॉन 0 है तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 1। तो अगर रैंक 2 नहीं है तो मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1। तो मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1। हाँ जी, समझ आया कि एक बार रिपीट कर दूं इसको। मैम नल मैट्रिक्स के लिए रैंक 0 आएगा। हाँ जी। जैसे इसका चेक, हाँ, समझ आया पहले सबको। यस मैम। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसका एक चेक करके देखना। A is equal to 2 1 minus 1 0 3 minus 2 2 4 minus 3। इसका रैंक बताओ मुझे क्या होगा। पहले क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट लो। पहले आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 3x3 का। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 बन गया, ठीक है, तो इसका रैंक 3 तो नहीं है। फिर आप किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को उठाओगे, ठीक है। अगर किसी एक का भी नॉन 0 बन गया तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। अगर सभी 2x2 का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट तो नॉन 0 है, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट नॉन 0 होना चाहिए तो उसका रैंक 1 हो जाएगा। अब जल्दी से चेक करो इसको।
मैम आंसर 2 है। हाँ जी, बाकी भी निकालो क्या है। मैम 2 आ रहा है। हाँ जी, थर्ड स्टूडेंट रह गया। हाँ जी, अब एक और करो जल्दी से क्वेश्चन। A is equal to 110 011 101। इसका रैंक फाइंड करो, कितना आ जाएगा। रैंक ऑफ A कितना होगा। मैम 3। हाँ जी, एक का 3 आ गया है, बाकी भी बताओ। मैम आंसर क्या है। आप बताओ क्या होगा। मैम 3। हाँ जी, 3 है। उसके बाद एक क्वेश्चन है। The rank of a matrix, the rank of the matrix A omega -1 0 0 omega -1 -1 0 omega is 2 for ओमेगा इक्वल टू। ओमेगा की वैल्यू बतानी है। 0 होगी, बी 1 होगा, सी 2 होगा, डी 4। अब उन्होंने दिया है कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 है, ठीक है, और हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अब अगर इसका रैंक 2 है तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि मैं ओमेगा की वैल्यू कहीं से निकाल सकती हूँ, क्योंकि रैंक ने मुझे एक हिंट दे दिया है इस क्वेश्चन में। मैम इस पूरे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो तो 0 होगा, इसलिए हमें सब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। हाँ मतलब एक जी, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 है। समझ नहीं आया। मैम सब मैट्रिक्स का रैंक दे रखा है ना वो, तो इसलिए उसका रैंक है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा 2 है। तो अगर आप देखोगे ये है क्या, 3x3 की मैट्रिक्स है। मींस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आया है
तभी तो हम टू आया है इसका रैंक, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो अब डिटर्मिनेंट ले लो, ओमेगा -1 0 0 ओमेगा -1 0 ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मैम 2 आंसर। हाँ जी, शायद 1 मिनट, इसका आंसर नहीं 1 आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे चाहे ये ले लो +1, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग -1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यूज क्या बन रही है, 1 आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपने कहा मिस्टेक कर दी, 2 आ रहा है आंसर। मैम अगर हम 0 ओमेगा -1 0 को कंसिडर करेंगे तो 2 ही आएगा। कहाँ से किया है आपने, इससे ऐसे ओपन किया है? मैम अगर हम 0 ओमेगा और -1 0 को कंसिडर करेंगे, मुझे ना अभी भी समझ, थोड़ा सा ना लाउड बोलो ताकि मुझे सुन जाए यहाँ पे। मैम अगर 0 ओमेगा -1 0 को कंसिडर करेंगे तो ओमेगा 2 नहीं आएगा। अब तो किसी से भी देख लो, आंसर तो सेम आना चाहिए। अच्छा, आपने कहाँ से किया था? अगर मैंने तो इससे ओपन किया है, अगर ओमेगा 0 -1 से करेंगे तो इसका आंसर ओमेगा। हाँ जी मैम अगर हम बॉटम लेफ्ट में देखेंगे तो 0 ओमेगा -1 0 है ना। अच्छा, ये यहाँ से बॉटम लेफ्ट यही है। यस मैम 0 ओमेगा -1 0 मैट्रिक्स लिए। ये वाला एलिमेंट जब लिया तो ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना आपकी अभी भी बात समझ नहीं आ रही, आपने ये ऊपर की तरफ लिया है कि इसको ओपन कर रहे हो, पहले मुझे ये बता दो। मैम वो 2x2 मैट्रिक्स ले रही है, 0 ओमेगा -1 और 0। एक मिनट, आप 2x2 मैट्रिक्स क्यों ले रहे हो पहली बात? मैम क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो 2 है, रैंक तो 2 3 से कम आ रहा है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 था। कंफ्यूज हो गए? देखो, अगर किसी का रैंक हमारे पास 3, अगर किसी का रैंक सपोज कर लो इसी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, ठीक है। अगर इसका रैंक 3 है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसका रैंक 3 होगा। अब अगर यहाँ पे अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। बट अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसका रैंक 3 तो नहीं है, इसका रैंक 3 तो नहीं है। अब 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसका रैंक 2 है। अगर 2 गिवन है तो इसका वैसे ये है क्या, 3x3 मैट्रिक्स है। इसका रैंक, अगर इसका डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तभी तो हम इससे लोअर जाएंगे, ठीक है। 3 से कम 2 देखेंगे कि हाँ इसका रैंक 2 बन रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ से ये बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका रैंक 3 नहीं है। अब ठीक है, आपने सोचा होगा कि इसका रैंक 2 है, ठीक है। अगर इसका रैंक 2 है तो ये तो श्योरिटी नहीं है ना कि एक नॉन जीरो है कि बाकी 0 है। अब ये भी तो हो सकता है कि सभी बाकी 2x2 का नॉन जीरो हो, तभी इसका रैंक कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ से आप 2x2 मैट्रिक्स की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ 3x3 की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिया होता कि इसका रैंक 1 है, ठीक है, अगर इसका रैंक 1 हो जाता तो आप किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को उठा लेते, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख सकते थे। बट अब रैंक ही 2 है तो किसी ना किसी एक
2x2 मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, तो हमें नहीं पता कि किसका नॉन जीरो है, ठीक है, तो वहां से हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। बट इसका रैंक 2 है तो 3 नहीं है, मींस 3x3 का डिटर्मिनेंट लोगे वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 0 बन जाएगा। हाँ जी, समझ आया? यस मैम। हाँ जी, तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है एक होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं। एक होती है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस, एक होती है हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है, जैसे ये है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे 2 3 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो, उसके राइट हैंड साइड पे अगर 0 पड़ा हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट ना हो, सिर्फ 0 पड़ा हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब अगर कुछ इक्वेशन ऐसी होती 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके राइट हैंड साइड पे क्या है, इसके राइट साइड पे क्या है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये हो जाएंगी हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी होमोजीनियस और कौन सी नॉन होमोजीनियस है, अदरवाइज जो सॉल्यूशंस आएंगे उनके वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे दोनों के, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो यहाँ पे 0 है राइट हैंड साइड पे तो वो होमोजीनियस है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हमारे पास हमारा मोटिव क्या है ये करने का, हमें एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए, हमें एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स वाई के लिए अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, देखो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का 3 है, नीचे वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का कोफिशिएंट 1 है। ए क्या है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब एक में मान लिया एक्स, एक्स क्या है, एक्स और वाई। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो 0 के इक्वल बन जाएगा। कैसे, अब ए की वैल्यू ये रखो 2 3 4 1, एक्स की वैल्यू ये रखी, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। अब मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, मींस कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है 0 0 जिसके एलिमेंट 0 0 है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 के साथ x मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3y, फिर 4x प्लस वाई, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन गई, इक्वल्स टू क्या है 0 0। अब एलिमेंट कंपेयर कर लो, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बन गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो हम किसी भी ऐसे वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है, कितने वेरिएबल हैं, इसमें कितने वेरिएबल है, दो ही तो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है। अब ए एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट होता तो उसके लिए हम क्या लिखते, ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सी कर देते, ठीक है। अब सी की वैल्यू देखो, इसके लिए क्या हो जाएगी 3 2, ऐसे लिखने हैं अपने एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने इसको इस फॉर्म में तो ले आए, अब हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब ऐसी वाली इक्वेशन, एक ट्रिवियल, एक आपने सुना होगा मे बी शायद नहीं, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
एक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन, एक होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अब ये क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स अगर आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट किया, y को 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये x और y को जब मैंने 0 पुट किया तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। इसमें पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 को, फिर इसमें y को 0 पुट करोगे तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। इक्वेशन का सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, अगर हम सोल्यूशन इसी में बैक पुट कर दें तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन का, तभी वो जो x और y की वैल्यूज है इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगी, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें, तो ये इस इन इक्वेशंस का सोल्यूशन बन सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। हर अगर हम होमोजेनियस इक्वेशन की बात करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन का जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई 0, बट राइट हैंड साइड पे क्या है 3, तो दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो ऐसी वाले इक्वेशंस का कभी भी ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ माइंड में ये रखना, ट्रिवियल मींस दोनों वेरिएबल को 0 पुट कर देना है, दोनों वेरिएबल को 0। नॉन ट्रिवियल मींस दोनों क्या है हमारे नॉन 0 हो जाए, x की वैल्यू भी नॉन 0 होगी और y की वैल्यू भी नॉन 0 होगी। अब यहाँ पे अगर कभी भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देखना हो, ठीक है, कभी भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए सिर्फ मैं बात कर रही हूँ किसकी, होमोजेनियस की, तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। किसी का भी अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल मींस x की वैल्यू भी 0 नहीं है और कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 नहीं है और कुछ भी हो सकती है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास होमोजेनियस में बेसिकली यही पूछा जाता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा और फिर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा। अब यहाँ पे एक और कि अगर इस इक्वेशन का, ठीक है, इसका अगर आप रैंक निकालोगे, ये क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर इसका रैंक हमारे पास पहले तो मुझे ये बताने से पहले इसका रैंक बताओ जल्दी से क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ क्या होगा। मैम 2। सबका 2 आ रहा है, यस मैम। तो अब यहाँ से हमारे पास इस, ठीक है, ये कितने हैं 2x2 की है और इसका रैंक भी कितना आ गया है 2, तो इसका रैंक 2 आया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, क्योंकि हम बेसिकली फाइंड क्या करना चाहते हैं, इस x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है हमने, तो अननोन वेरिएबल कितने हैं, एक x है और एक y है, जो ये रैंक है ये किसके इक्वल आ गया, अननोन वेरिएबल्स के, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स भी कितने हैं 2 है, तो इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन मीन्स सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, यहाँ पे x की वैल्यू और y की सिर्फ एक ऐसी वैल्यूज होंगी, दोनों की एक सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। कब, अगर
जितना रैंक है, ठीक है, मैट्रिक्स का, उतने ही हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं। तब अगर यहाँ पे सपोज कर लो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो बोल देते कि इसका रैंक 2 नहीं है, ठीक है, एक भी नॉन जीरो एलिमेंट दिख गया तो अब बोल देते कि इसका रैंक क्या है 1। अब इसका रैंक आ गया 1, ठीक है, इसका रैंक आ गया 1। हमारे पास कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? अननोन वेरिएबल्स तो 2 ही है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ गया है अननोन वेरिएबल्स की। तो अब यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन आ जाए कहीं पे भी, तो ऐसी वाली क्वेश्चन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसी वाली इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कब? अगर इसका रैंक इसके नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल ना आए तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पहले हमने किया है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस एक्स की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, जितने भी अननोन वेरिएबल हैं सबकी वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मीन सबकी वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, नॉन बस जीरो नहीं आनी चाहिए और कुछ मर्जी आ जाए। अब नॉन ट्रिवियल के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 हो, ठीक है। उसके बाद अगर इस मैट्रिक्स का, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल आ गया? जितने उसमें नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक मींस सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा। बट अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका रैंक नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब इसके बाद इसकी ही अगर हम एग्जांपल करें, उसके बाद है इक्वेशन क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? x माइनस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड इज इक्वल टू 0, 3x plus y minus z is equal to 0 has a non-trivial solution. Non-trivial solution are options हैं 2 3, B ऑप्शन है 2 -3, C ऑप्शन है -2 -3, D ऑप्शन है -2 3। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है? मैम होमोजेनियस। हाँ जी, तो अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, अब गिवन क्या है हमें कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? एक कंडीशन लिखी थी हमने, क्या थी कंडीशन? एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो। एक और कंडीशन क्या थी? डिटर्मिनेंट 0 है। हाँ जी, तो नॉन ट्रिवियल के लिए ए का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ए है क्या? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब हमने 2 की बात की थी, इसमें क्या है? 3 वेरिएबल्स आ गए, एक एक्स और एक वाई और एक जेड। तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी? ए की आ जाएगी 1 माइनस के, वाई का कोफिशिएंट माइनस के, जेड का कोफिशिएंट 1, फिर एक्स का कोफिशिएंट के, वाई का कोफिशिएंट 3, जेड का कोफिशिएंट माइनस के, फिर एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का 1, जेड का -1 इक्वल टू 0।
यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकालो फिर जल्दी से, k की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड बाय सिंपल है, बहुत सिंपल। r 1/c होगा ना, b माइनस a, तो a कॉमन 1/a कॉमन आ गया, तो b माइनस b तो वही ग्रुप का कॉमन रहेगी। मैम √3 √3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, चेक करो दोबारा। कहीं पे फैक्टर निकालने में गलती कर रहे हो। हम 2, -3। हाँ जी, ऑप्शन बी आ जाएगी। एक का निकल गया है सही आंसर, बाकी भी निकालो। -2 नहीं आ रहा है। मैम +2 है। हाँ जी, एक स्टूडेंट रह गया। मैम आ गया 2 - 3। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। The value of a, the value of a for which the system of equation has a non-zero solution is equal to, इक्वेशंस क्या है, a³ प्लस a+1 का क्यूब y प्लस a+2 का क्यूब z इज इक्वल टू 0, ax प्लस a+1 y प्लस a+2 z इज इक्वल टू 0
एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन -1 एंड डी नन ऑफ दीज। अब मुझे पहले बताओ कि क्वेश्चन रीड करके कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे लग सकती है। माने नॉन ट्रिवियल है तो फिर ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। हाँ जी, अब ना आप इसको निकालो, मैं 2 मिनट में आई। आया किसी का आंसर? 1। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी लिखा हुआ है -1। मैम आपने बोला था कि जो नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं उनका ग्रेटर होता है। उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। नहीं, 0 से ग्रेटर होता है। समझ नहीं आई आपकी बात अभी भी। मैम अगर नॉन जीरो सोल्यूशन होगा तो मैम 0 या 0 से ग्रेटर नहीं होगा नंबर, जो भी आंसर आएगा। हाँ जी, फिर मैम -1 कैसे? अच्छा। अरे नहीं नहीं, हम निकाल तो रहे हैं, यहाँ पे हम ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ए की वैल्यू का तो लिंक ही नहीं है ना यहाँ पे। एक्स वाई जेड की हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे। ओके मैम। एक्स वाई जेड इनकी वैल्यूज नॉन जीरो है। ए तो कांस्टेंट है, उसकी तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ए की वैल्यू चाहे -1 रखो, कुछ मर्जी रखो, ठीक है, इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो बता दो, मैं रिपीट कर देती हूँ उसको। मैम आ गया समझ में। हाँ जी, अगर किसी को भी ना कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी उस चीज को, बट कंफ्यूजन मत रखना। आया किसी का -1? सॉरी कितना, हाँ -1।
मैम ये वाला सॉल्व करा दोगे? हाँ जी, करवा देती हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए क्यूब, a+1 का क्यूब, फिर a+2 का क्यूब, फिर a+1, फिर a+2। यहाँ पे इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 1, यही है। ठीक है, अब क्या करो, किसी भी, ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसके इस रो के, ठीक है, अलोंग इसको ओपन कर लो। तो इसको रेड कर रही हूँ, अदरवाइज ये छोटा रह जाएगा। तो अब ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब के क्रॉसपॉन्डिंग ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, a+1 1, a+2 1, माइनस a+1 का क्यूब, यहाँ पे a1, फिर ये वाले एलिमेंट a+2 1, ये आ गया, प्लस a+2 का क्यूब, पहले ये आया, फिर माइनस दिस, फिर प्लस दिस, इसके क्रॉसपॉन्डिंग a1, a+1 1, ये आ गए। तो अब यहां से इक्वल्स टू क्या है, ये 0 है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 था। तो अब हम ओपन करते हैं इसको, तो a क्यूब, a+1 माइनस ये हो जाएगा, माइनस a+1 का क्यूब, a माइनस a+2, ठीक है, प्लस a+2 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा, a माइनस a-1 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो माइनस हो जाएगा, ये a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, माइनस a+1 का क्यूब, फिर a, ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से -2 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, फिर प्लस a+2 का क्यूब, ये कटा, -1 यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब यहाँ पे -a³ +2a+1 का क्यूब माइनस a+2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करके, ठीक है, a की वैल्यू निकालने जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, बट लेंथी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस क्या थे, पहली ऑप्शन थी 1, एक थी 0, एक थी -1। अब पहले a को 1 रखो, ठीक है, a को 1 रखा, क्या अगर, क्योंकि a की वैल्यू यहां से ही निकलनी है, तो अगर a की वैल्यू हमने 1 रखी, अगर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई तो a हमारा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 नहीं आई तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, पहले a की वैल्यू 1 रखो, तो -1 +2, जहां जहां a है उसको 1 कर दो, तो 1 + 1 का क्यूब, 1 + 2 का क्यूब, ठीक है, -1 + 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3, तो 9 × 3 27 हो जाएगा, तो -1 + 16 - 27, तो 15 - 27, ये तो 0 नहीं आया, तो a की वैल्यू 1 तो नहीं है। अब 0 रख के देखो, 0 रखी, 0, ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे देखो +2, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, -0 2 का क्यूब 8 हो गया, तो ये भी नॉन जीरो नहीं बना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
-1 देखते हैं, -1 करो यहाँ पे, यही रेस हो गया, -1 का क्यूब +2 -1 +1 का क्यूब -1 +2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब इसका क्यूब करोगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2 ये तो 0 बन गया। फिर 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1 साथ में माइनस है तो -1, ये क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड भी क्या है 0, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, तो हमारी ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे सोचा करो, अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस हो कि ऑप्शंस पुट करके देख लो, अदरवाइज तो इसमें ही 5 मिनट तो आपके चले ही जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर वो सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे टाइम वेस्ट, थोड़ा सा सोचना है कि टाइम हमने बचाना है एग्जाम में, तो ऑप्शंस पुट करके देख लो। हाँ जी, क्लियर है ये? यस मैम। अब उसके बाद हमने होमोजीनियस इक्वेशन वाला किया है, अब करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जैसे ये 2x + 3y + z = 0 नहीं है, यहाँ पे अब 3 समथिंग हो जाएगा। अब अगर मैं सिंपलेस्ट केस, अगर मैं सिर्फ इसकी ही बात करूं, ठीक है, 2 डायमेंशनल की ही बात करते हैं, यहाँ पे 3x + 4y = 1 आ गया, तो ये क्या है, इसके यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो ये नॉन होमोजीनियस का केस है। अब नॉन होमोजीनियस में कभी भी नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल का, ठीक है, केस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कभी भी अगर आपकी x की वैल्यू 0 या फिर दोनों को 0 रखोगे, x को 0 रखा, y को 0 रखा, ये कभी भी इसके सोल्यूशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे कुछ पड़ा है, तो ये वाले तो कभी सोल्यूशन इसके होंगे ही नहीं, तो इसके ऑलवेज सोल्यूशन नॉन जीरो होंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस के जो सोल्यूशन है वो नॉन जीरो होंगे। अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे वहां पे होमोजीनियस के केस में हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल देखते हैं, यहाँ पे हम कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट देखते हैं। कंसिस्टेंट मींस क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट मींस क्या इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर तो कर रहा है सोल्यूशन एग्जिस्ट तो वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी, अगर नॉन कंसिस्टेंट मींस उसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब हमें ये देखना है, तो इसके लिए पहले तो यहाँ पे इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Ax = C। अब a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 3 3 4, और यहां से x की वैल्यू क्या है, x y, और c की वैल्यू क्या है, ये वाली एलिमेंट 2 1, ये है। अब यहाँ पे एक आपने मैट्रिक्स बनानी है m, ठीक है, m क्या है, पहले a के एलिमेंट लिख दो, a के एलिमेंट लिखे 2 3 3 4, फिर c के एलिमेंट लिख दो 2 1, ठीक है। नॉन होमोजीनियस के लिए आपने एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, पहले ए के एलिमेंट लिख दिए, फिर सी के एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे अगर तो दोनों का रैंक, ठीक है, अगर तो दोनों का रैंक इक्वल है, ठीक है, दोनों का रैंक मींस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। ये क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मींस सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर रैंक ऑफ
A, rank of A is not equal to rank of M, तो जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, नॉन कंसिस्टेंट। तो अगर इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाली नॉन होमोजीनियस में ये वाला केस आता है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ एम पे तो वो कंसिस्टेंट है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर रैंक दोनों का इक्वल नहीं है तो वो नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आपने किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का तो रैंक निकालना सीखा है, ठीक है। अब ये 2x2 है, ये कितने की है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2x3 की है। अब 2x3 का रैंक कैसे निकालना है, सपोज कर लो इसमें कभी भी इसका रैंक 3 नहीं होता, ठीक है, याद कर लो इसका रैंक कभी भी 3 नहीं होता। ऑलवेज जितना ये नंबर ऑफ रोज होती हैं, ठीक है, उतना इसका रैंक होता है। अब इसका रैंक देखो, पहले तो मुझे बताओ कि ए मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा जल्दी से। मैम जब आपने रैंक वाला स्टार्ट करा था, जब आपने कहा था कि रैंक होता है नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर हम कॉलम्स क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? हाँ जी, वही बता रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि इसका रैंक कितना होगा ए मैट्रिक्स का। मैम 2। हाँ जी, तो इसका रैंक हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब अगर आपने इसका रैंक निकालना है 2x3 का, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम इसका कभी भी पहले तो हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो चाहे तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो इतने पार्ट का, या फिर आप इतने पार्ट का निकाल सकते हो। आप कंप्लीट का कभी भी निकाल नहीं पाओगे। तो आप अगर ये ले रहे हो तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है, 2 ही कॉलम है। अगर आप इसका लोगे तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तभी मैंने बोला है कि 3 को तो हम कभी देखते ही नहीं है, क्योंकि इस कंप्लीट का आप कभी भी डिटर्मिनेंट निकाल नहीं पाओगे। अगर डिटर्मिनेंट निकाल नहीं पाओगे तो हम वहां से उसका रैंक नहीं बता पाएंगे। तो रैंक हम कहाँ से पता कर सकते हैं, या तो इसका इतना पोर्शन का डिटर्मिनेंट देखो या फिर इतने पोर्शन का डिटर्मिनेंट देखो। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, नॉन जीरो आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया है। तो किसी भी एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। तो अगर इसका भी रैंक 2 है, इसका भी रैंक 2 है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास कंसिस्टेंट वाला केस बन गया, ये हमारे पास कंसिस्टेंट वाला केस बन गया। तो अब सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हाँ जी, पहले तो बताओ ये समझ आया, ओके। तो अब देखो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ए का रैंक, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट जैसे 0 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, कुछ मैं एलिमेंट ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अगर अभी आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे कितना आ जाएगा, 6 - 6 0, ठीक है। यहाँ पे भी कर लो 2 3। अब 6 - 6 0 है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 0। तो इसका रैंक कितना है, 2 तो नहीं है। अब एक नॉन जीरो तो है, तो इसका रैंक कितना हो गया, 1। अब इसका रैंक कितना हो गया, 1। अगर इसका रैंक 1 हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, बट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे वो तो 0 नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट लो 3 - 6, एक भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2। क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट या फिर नॉन कंसिस्टेंट वाला केस। ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैम ये वाला फिर से बता दो। हाँ जी, अब जैसे मैंने ए कुछ ऐसे ले लिया,
ठीक है, ए मैट्रिक्स 2 3 2 3 ऐसे एलिमेंट्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट लो, 2 इंटू 3 6 माइनस 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका रैंक क्या है 2 तो नहीं है ना। अगर इसका रैंक 2 तो नहीं है तो 2 से कम क्या है 1 ही होता है। 1 रैंक किसका होगा, अगर किसी भी एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, एक एलिमेंट नॉन जीरो है, वैसे तो इसके सारे ही नॉन जीरो हैं, तो इसका रैंक कितना हो गया 1। तो ए का रैंक कितना आ गया है 1। अब आपने चेक करना है एम का रैंक। अब इतने क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, ठीक है, इतनी 2x2 मैट्रिक्स ली, इसका रैंक क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया है 0। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ले लो, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट को ले लो, तो 3 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। किसी भी एक 2x2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया तो इस ओवरऑल मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका रैंक हमारे पास 2 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एम। तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी या फिर नॉन कंसिस्टेंट, ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ जी, समझ आ गया। मैम रैंक 0 सिर्फ नल मैट्रिक्स के लिए हो सकता है ना। हाँ जी, क्योंकि नल मैट्रिक्स है ना, जैसे ये है 0 1 0 0, ये क्या है नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एक भी नॉन जीरो हो गया। ठीक है, तो हम इस कंप्लीट को, इसको हम क्या बोल सकते हैं नॉन जीरो। इसको हम जीरो रो नहीं बोल सकते, इसको नॉन जीरो रो में ही आएगा। तो अगर ये नॉन जीरो रो है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 1। हाँ, बट इसको बोल सकते हैं, सारी रोज देखोगे कॉलम देखोगे 0 है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 0। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो अब हमने अब तक सिर्फ ये देखा है कि कब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। अभी तक तो हमने देखा है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, ये वाला केस। ठीक है, अब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, जैसे हमने होमोजेनियस के केस में किया था, कि अब हमें देखना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर मैनी सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है आपका। सेम प्रोसीजर क्या है, अगर रैंक ऑफ ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए हमारा किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के, ये कब बात कर रहे हैं, जब जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मीन्स ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे इसका रैंक कितना आया था मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर पहले वाली इसको इरेज कर दो, 3 4 लिखा था पहले हमने। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना था 2। अगर इसका रैंक 2 था, कितने अननोन्स है, एक एक्स है और एक वाई, दो ही अननोन्स है, तो दोनों इस इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ सेकेंड इसका, कि अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन हो किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर रैंक हमारा लेस है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सेम केस जैसे होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं,
जैसे the value of A, एक मिनट, पहले उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर दी गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, y प्लस z इज इक्वल टू 1 है और x प्लस z इज इक्वल टू 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा मार्कर लाइट हो गया ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, बी है equations are consistent, and a single non-trivial solution exists। उसके बाद सी ऑप्शन है equations are consistent and many solution exist। फोर्थ ऑप्शन है equations are consistent and only a trivial solution exists। ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए पहले तो हम देखते हैं इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वाई और जेड भी है। ठीक है, 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो पहले तो इसकी इक्वेशन बना लो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो। उससे पहले मुझे बताओ कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है? नॉन होमोजेनियस। हाँ जी, तो इसकी ए निकाल लो। इसकी ए निकाल लो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 की इक्वेशन बना रहे हैं तो जेड का कोफिशिएंट क्या है? 0। एक्स का कोफिशिएंट एक्स है ही नहीं, तो एक्स का कोफिशिएंट 0, इनके 1 1 है, फिर 1 0 1 ये आ गया। और यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? एक्स वाई जेड, और सी की क्या है वैल्यू? 1 1 1। सी की क्या वैल्यू है? 1 1 1। अब 3 क्या है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब जल्दी से मुझे ए का रैंक बताओ। ठीक है, ए का क्या रैंक होगा? इतनी देर में इंक डाल लेती हूँ मार्कर में। हम 3।
हाँ जी, तो एम का कितना हो जाएगा रैंक? पहले एम मैट्रिक्स बना लो। हाँ जी, कितना आया एम का रैंक? सो तो नहीं गए एम का रैंक निकालने में इतनी देर? मैम 3 होगा। हाँ जी, 3 होगा क्योंकि ए का रैंक कितना है? 3 है। अब एम में भी तो वही मैट्रिक्स है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो एम का भी रैंक कितना हो जाएगा? 3। तो अब दोनों का रैंक क्या है? सेम है। तो इक्वेशन बताओ मुझे, कंसिस्टेंट होगी कि नॉन कंसिस्टेंट होगी? कंसिस्टेंट। हाँ जी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कौन सी ऑप्शन कट जाएगी? यहां से हमारे पास ऑप्शन ए कट जाएगी क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या आ गया है? कंसिस्टेंट आ गया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर मैं एम लिख दूं यहाँ पे, एम क्या है? 1100111 सी 111। अब ये कितनी हो गई है? 3x4 की। अब पहले तो आप 3x4 का कभी भी अगर ऑर्डर ये दोनों सेम ना हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते तो हमें क्या देखना होगा? या तो इन 3 का देख लो या फिर इन 3 का देख लो। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर किसी एक भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 3। तो अब ऐसे वाले केसेस में हम कॉलम्स को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आपने रोज देखनी है। ठीक है, रोज कितनी है? 3। तो अब इसका ये क्या है? हमारी ए मैट्रिक्स ही तो है। इसका डिटर्मिनेंट 3 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या बोल रही हूँ, रैंक कितना आ गया है? 3। इसका रैंक 3 आ गया है। तो अब ये नॉन जीरो होगी तभी तो रैंक 3 आया है। तो एक नॉन जीरो मीन्स एम का भी रैंक कितना आ गया? 3। तो एम का भी रैंक कितना आ गया? ये ए का था, रैंक ऑफ एम कितना आ गया? 3। तो ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास हमें चेक करना है। अगर आप इक्वेशन देखोगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट बट अ सिंगल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट या फिर मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमें देखना है क्योंकि कंसिस्टेंट के बाद अगर आप सेकंड स्टेप पे जाओगे, क्या देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? रैंक ऑफ 3 आया है। ठीक है, रैंक ऑफ ए कितना आया है? 3। अब कितने नंबर ऑफ अननोन्स है इन इक्वेशंस में? कितने नंबर ऑफ अननोन्स है? एक x है, एक y है और एक z है। तो रैंक ऑफ m, रैंक ऑफ a किसके इक्वल आ गया है? नंबर ऑफ अननोन्स के। तो अगर ये आ गया तो है तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मींस सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। तो कौन सी ऑप्शन होगी? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड अ सिंगल नॉन ट्रिवियल, क्योंकि होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो सिंगल, सिंगल मींस सिर्फ एक
नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन बी ही बन रही है। अगर हम सी देखेंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, नहीं, इसका तो एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड ओनली अ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन होमोजेनियस के केस में कभी भी ट्रिवियल सोल्यूशन तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो बता दो, रिपीट कर देती हूँ। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The value of A and B, the value of A and B for which the following system of linear equations ax plus y plus 3z is equal to a, 2x plus vy minus z is equal to 3, 5x plus 7y plus z is equal to 7 has an infinite number of solutions. Infinite number of solutions are, ए ऑप्शन है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, बी ऑप्शन है ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, सी ऑप्शन है ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, डी ऑप्शन है ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। कब निकालनी है, जब इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आप कर गए, मींस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसको सोचो जरा कि कौन सी कंडीशन लगेगी ए और बी निकालने के लिए। हाँ जी, सोचा किसी ने? देखो पहले तो अगर आप देखोगे इसको, हिंट दे रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपने सॉल्व हम करना रैंक है। इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा, तो इससे मतलब है कि जो रैंक है वो
ऑर्डर के इक्वल नहीं है, मतलब 3 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम डिटर्मिनेंट उसका 0 डाल देंगे। हाँ तो जी, इससे सही हम जा ऑर्डर रहे हो। करेंगे। ठीक है, बाकियों को थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा वैसे तो। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, मींस इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि जो रैंक ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ एम के। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए निकाल लो। ठीक है, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, ये लेस देन किसके होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स के। हाँ जी, नंबर ऑफ अननोन से लेस होना चाहिए। अब पहले तो रैंक ऑफ ए बताओ मुझे जल्दी से कि क्या होगा। अच्छा, रैंक ऑफ ए तो आप निकाल ही नहीं पाओगे कि निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ अननोन्स 3 ही तो है। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे रैंक, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है वो है क्या, ए मैट्रिक्स यही है, A1 3 2 B -1 5 7 1, यही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका रैंक, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3, तो रैंक ऑफ ए लेस होना चाहिए 3 से, तभी तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अगर इसका रैंक लेस है मींस 3 रैंक नहीं है इसका, ठीक है, तभी लेस आएगा। अगर इसका रैंक 3 नहीं है तो यहाँ से क्या पता चलेगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। यहां से हमें पता चला कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, वहां से आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब यहां से अगर मैं डिटर्मिनेंट देखूं ए, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकाल रही हूं, तो बी +7 -1 2 +5 -3 +3, ये हो जाएगा 14 -5b इज इक्वल टू 0। तो a b +7a -7, ये कितना हो जाएगा 52 -15b इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो अब क्या करोगे, वही मेथड, ऑप्शंस गिवन है, जो इसको सेटिस्फाई कर गई वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल के मुझे बताओ कि कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रही है। पहले ही बताओ, क्वेश्चन समझ आया। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगी, आप ही करोगे, चाहे आधा घंटा लगाओ चाहे 5 मिनट लगा के देना मुझे। हाँ जी, समझ आ गया क्वेश्चन। ओके, तो बताओ मुझे कौन सी ऑप्शन आ जाएगी।
मैम बी। बी, एक मिनट। हाँ जी, ऑप्शन बी आ रही है। हाँ जी, बी आ रही है। उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम छोड़ती हूँ। तो ऐसा करती हूँ, उसको मैं ना ग्रुप में ही सेंड कर देती हूँ क्वेश्चन, और कुछ डिटर्मिनेंट के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी ट्राई कर लेना एक बार। अगर नहीं हुए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज थोड़ा सा आगे करवा दूं कि बस। मैम बस। हाँ जी, काशिका ने कुछ बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम बस। अच्छा। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको मैं अभी क्वेश्चन सेंड करती हूँ, अभी बैठ के करना उसको। ओके मैम, थैंक यू। मैम ओके। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम हमारे नेक्स्ट वीक से मिड सेम है। हाँ तो जी, मैम काशिका क्लास अटेंड करेगी सिर्फ मैम। तो एंड ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीक नहीं लगाते क्लासेस। मैम सिलेबस कितना पड़ा है? सिलेबस तो आपका बहुत, मीन्स कि सिर्फ 4-5 लेक्चर चाहिए मुझे सिलेबस कवर कराने के लिए। तो आप डिसाइड कर लेना। मैम क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मतलब एडजेसेंट डेज पे है, मतलब थर्सडे हम्म। से है। तो वेंसडे ऑफ, मतलब वेंसडे से क्लासेस लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लगातार है, कंटिन्यूअस है मैम। अच्छा, फिर हम ऐसा कर लेंगे कि अगर आपके लिए नेक्स्ट वीक पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा ही नहीं, हम संडे लगा लेंगे ना, आफ्टर एग्जाम आपके, किसी दिन संडे क्लास लगा लेंगे फिर। ओके मैम। अच्छा, आपके एग्जाम कितने टाइम तक चलने हैं? मैम हमारे 4 डेज ही हैं, 10, 11, 12 और 14। ओके, फिर तो नेक्स्ट वीक ही है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम दे लो। ये तो हम नेक्स्ट वीक, इससे नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ओके मैम। हाँ जी। ओके, ओके थैंक मैम। यू। ओके।